हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बेटा उम्मीद तो यही है कि बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे, ठीक है ना। तो आइए इसी उम्मीद के साथ जो है आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य, ठीक है। तो हम बेटा सेंटेंस को बिल्कुल बेसिक तरीके से लेके चलेंगे हम। और देखो जब से पहले कि सबसे पहले ना मैं सेंटेंस को आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप समझो, एक तो बेटा जो हम टेंस पढ़ते हैं, टेंस में जो सेंटेंस हम पढ़ते हैं ना, उसमें क्या होता है कि उसमें दो वर्ब होती हैं। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। उसको ध्यान रखो आप। लेकिन क्या है कि हमें वो नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है वो सेंटेंस, वो वाक्य जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, यानी कि ठीक है ना। तो उस सेंटेंसों को हम पढ़ेंगे, ठीक। तो उसी में देखो बेटा कि मैंने देखो आपको बिल्कुल हिंदी में लिख के दे रखा है। अभी आपको मैं समझाता हूँ कि ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ताकि जो है ना, हिंदी में इसलिए लिखा है कि बेटा कोई भी बच्चा जो है ना इसको आसानी से समझ सके, ठीक है ना। चाहे बेटा वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, ठीक है ना। यानी कि हर कमज़ोर बच्चा जो है ना इन वाक्यों को बनाना सीख सके। तो बेटा इसी को जारी रखते हुए देखो हम सबसे पहले चलते हैं पहले सेंटेंस में। और देखो यहाँ पर लिखा क्या है। इसमें देखो लिखा है बेटा कि जिस वाक्य के अंत में है ही हो हूँ आ जाए, बस ये ध्यान रखना। जिस वाक्य के अंत में है ही हो हूँ मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, मेन वर्ब के रूप में रहता है, तो उस वाक्य में हम कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब कैसे, जैसे कि देखो आप सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट को हम एक वचन कर्ता कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज लगाना है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, तो समझो जैसे कि आपके प्रोनाउन आ जाए, ही आ जाए किसी वाक्य में, या सी आ जाए, इट, और कोई भी नाम, ठीक है। ही का मतलब होता है वह, शी का मतलब होता है वह, यानी ये भी लड़की के लिए है, ये लड़के के लिए, ठीक है। इट ये है, और नाम कोई भी आ जाए। तो वाक्य में यदि ये आ जाएं तो समझ लेना कि इनके साथ आपको इज लगाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि ही सी इट नेम के साथ आपको इज का प्रयोग करना है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता जिसको हम कहते हैं, उसके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। तो प्लूरल कौन से होंगे हमारे, जैसे कि हम, वी, यू और दे, ठीक है। तो इस तरह के प्रोनाउन के साथ आपको आर का यूज करना है, ठीक है ना। यू जो है ना बेटा कई बार क्या होता है कि ये प्लूरल में भी काम आता है, यानी कि प्लूरल में भी होता है और सिंगुलर में भी काउंट होता है, ठीक है ना। तो अब समझो आप, ये तो आपको पता चला कि भाई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें आर का यूज करना है। आई के साथ आपको एम लगाना है। ये तीन बातें याद रखना, एक वचन के साथ इज लगाना है, बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाना है, और आई के साथ आपको एम लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के प्रोनाउन बेटा मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, प्लूरल के ये मैंने लिख दिए हैं। अब इन सेंटेंसों को हम किस तरह से बनाते हैं, तो कुछ वाक्य मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, इनको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो आप किस तरह से बनाना है। जैसे कि आपने देखा कि मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं की इंग्लिश पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखो लिखा है मैं, तो मैं का सभी बच्चे जानते हैं कि इसको हम आई कहते हैं, ठीक है। और मैं हूँ आपको बनाना कैसे है, मैं हूँ एक अध्यापक। तो मैं हूँ को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, एम, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो आई एम एक अध्यापक, तो आई एम अ टीचर। अध्यापक को क्या कहते हैं, टीचर। तो आई एम ए टीचर। इस तरह से हो गया। आपको ये ध्यान रखना बेटा, इज का मतलब होता है, आर का मतलब होता है हैं, बिंदी लग जाती है, और एम का मतलब होता है हूँ। ये तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा जब आप वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। अब दूसरा देखो, वे बहुत निर्धन हैं, देखो बिंदी लगी हुई है ना। और वैसे भी आप देख रहे हो यहाँ पर वे, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वे की इंग्लिश होती क्या है, वे की मीनिंग क्या होती है, कहने का मतलब, तो वे को हम इंग्लिश में बोलते हैं दे, ठीक है। तो दे आ गया, तो जाहिर सी बात है देखो यहाँ मैंने पहले दे रखा है कि दे के साथ क्या लगेगा, आर। तो वे हैं
यानी कि दे आर बहुत निर्धन। बहुत निर्धन का मतलब है वेरी पुअर। निर्धन को बेटा हम बोलते हैं गरीब, यानी कि पुअर। तो दे आर वेरी पुअर, देखो बिल्कुल आराम से आप बना के देख सकते हो, ठीक है ना। तीसरे वाक्य को देखो आप, कविता मेरी सहेली है। तो कविता है तो कविता लिखोगे, सबसे पहले आपको कर्ता लिखना होता है, यानी कि सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है ना। तो पहले लिखोगे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। तो कविता है, अब कविता तो एक वचन है, एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या लगना है आपका, इज का प्रयोग करना है बस। तो कविता इज यानी कि कविता है मेरी सहेली। तो मेरी को क्या बोलते हैं, माई, ठीक है। तो कविता इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको बना दिया। अब अगले वाक्य को देखो आप, क्या वे तुम्हारे शत्रु हैं। तो क्या वे, तो क्या बेटा इसमें पहले लग गया, तो यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको बनाना कैसे है, बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे और शुरू में क्या लगा हुआ इस तरह से, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आप ये जो यूज कर रहे हो इसको आगे कर दोगे सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट को पीछे कर देना, बस इतना सा अंतर होता है। तो जैसे कि आपने देखा इसमें कर्ता क्या है, वे है। वे तो प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ होता है आर का यूज। तो इसीलिए आर को आपको पहले लिखना है, बस इतना काम करना है, ठीक है। आर लिखना है, उसके बाद आपको कर्ता लगा देना है। तो क्या वे, तो आर दे, ठीक है, सब्जेक्ट लगा दिया हमने। इसके बाद वैसे बना देंगे। तो आर दे तुम्हारे शत्रु, तो यानी कि क्या वे हैं तुम्हारे शत्रु। तो तुम्हारे का क्या होगा, तो आर दे योर, शत्रु को क्या बोलते हैं, एनिमीज, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो क्या वे तुम्हारे शत्रु हैं, तो आर दे योर एनिमीज, ठीक है। तो इस तरह से आपने बना दिया। अगले सेंटेंस को देखो, यानी कि अगले वाक्य को, हम लोग कैसे गरीब हैं। अब आपने देखा बेटा कि कैसे जो है ना वो बीच में आ रहा है, और यहाँ देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले जो डब्ल्यू एच फैमिली आती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, ध्यान रखना। तो कैसे को हम कैसे क्या बोलते हैं, मीनिंग इसका हाउ लगा दिया हमने। तो कैसे गरीब हैं यानी कि हम लोग, तो हाउ, अब हम लोग क्या होता है, यानी कि वी होता है। तो हाउ आर, तो फिर इंटेरोगेटिव तरह बनाओ, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो हाउ आर वी, हम गरीब, तो यानी कि गरीब को पुअर कहा जाता है, इस तरह क्वेश्चन मार्क लगा दो। हाउ आर वी पुअर, तो इस तरह से आपको इन वाक्यों को बना देना है। अगले वाक्य को देखो आप, वे लोग क्यों उपस्थित नहीं हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि क्यों भी लगा हुआ है और यहाँ नहीं भी आ रहा है, ठीक है ना, दोनों बातें आ रही हैं। अब वे, तो क्यों जो मैंने बोला ना, जैसे कि डब्ल्यू एच फैमिली अगर क्यों, कब, कैसे, ये अगर बीच में आ जाते हैं तो इन्हीं को सबसे पहले आपको लगाना होता है। तो क्यों को, क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई, तो आपने यहाँ पर वाई लगा दिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, यानी कि एज ए मेन वर्ब जो लग रही है, क्रिया को लगाना है आपको। तो आपने देखा कि वे तो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है आर। तो वाई के साथ फिर आर लगाना है इसके बाद। तो वाई आर दे, ये आपने लगाया, तो वाई आर दे नॉट, इसके बाद आपको नोट लगाना है, ठीक है ना। वाई आर दे नॉट, उपस्थित को कहते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो वाई आर दे नॉट प्रेजेंट। तो इस तरह से जो है ना, ये जो पहले वाला जो हमारा वाक्य है इसको आप बना के देख सकते हो, ठीक है ना। अब बेटा मैं दूसरे नंबर के वाक्य के बारे में आपको बता, अब देखो बेटा दूसरे नंबर का जो वाक्य है वो मैंने क्या बताया इसमें, देखो जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी। पहले वाले में देखा था आपने कि जिस वाक्य के अंत में है, ही, हो, हूँ आ रहा था, तो उसमें किस तरह से यूज कर रहे थे। इस वाले वाक्य में क्या है कि वाक्य के अंत में आपका था, थे, थी जो है, यदि मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तब उस वाक्य में हम कर्ता के अनुसार वॉज और वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है। यदि मान लो कि ही, सी, इट,
नेम, ठीक है, और प्लस में आई भी लगा देना, ठीक है। ये यदि प्रोनाउन रहेंगे आपके, ठीक है, तो आपको वॉज का प्रयोग करना है, ठीक है। वॉज का मतलब वैसे भी आपको पता होना चाहिए, वॉज का मतलब होता है बेटा था बोलो, थी बोलो, ठीक है, तो ये एक वचन के लिए लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेटा आपको वर लगाना है, वर का मतलब होता है थे, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे कि मैंने कहा वी, यू, दे। बहुवचन कर्ता के साथ आपको वर का यूज करना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब इन्हें देखो हम कैसे बनाते हैं। हम कल घर पर नहीं थे, तो नकारात्मक वाक्य आ रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे हम करता क्या है, हम, तो सीधा लगा देंगे यहाँ वी। तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर लगाना है, तो वी वर नहीं, तो यानी कि इसके बाद आपको नोट लगाना है। तो हम नहीं थे कहाँ पर, घर पर। कब नहीं थे, कल नहीं थे, तो वी वर नॉट, फिर क्या होगा, वी वर नॉट एट होम, कब नहीं थे, यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल, ठीक है। तो इस तरह से जो आपने इसको बना दिया कि वी वर नॉट एट होम यस्टरडे, ठीक है। अगले वाक्य को देखो आप, अकबर एक नेक राजा था, तो सबसे पहले तो हम अकबर लिखेंगे, तो हमने अकबर लिख दिया। अकबर था, तो यानी अकबर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ आपको बस वॉज लगा देना है, बस। तो अकबर वॉज अ नेक राजा था, तो नोबल, यानी कि नेक, नोबल किंग, किंग मतलब राजा, तो अकबर वॉज अ नोबल किंग। इस तरह से आप इस वाक्य को बना के देख सकते हो। शेर पिंजरों में थे, तो शेर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द लॉयंस, क्योंकि प्लूरल हो जाएगा ये, ठीक है। तो द लॉयंस हो जाएगा, तो लॉयंस प्लूरल हो जाएगा, तो वर लगाना है आपको, ठीक है। तो द लॉयंस वर, यानी कि शेर थे किस में, पिंजरों में, तो द लॉयंस वर इन द केजीज, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हम इसको बना के देख सकते हैं। तो द लॉयंस वर इन केजीज भी लिख सकते हो, द का यूज ना भी करो तो ठीक रहेगा बेटा, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसके बाद देखो क्या है, कल तुम कहाँ थे, तो देखो कहाँ सबसे पहले लग गया है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली वाला ही लिखना है। तो कहाँ को क्या बोलते हैं हम, इसका मीनिंग क्या होता है, वेयर, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा, इसके बाद आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब लगानी होती है। तो इसका क्या बनेगा, तुम देखा आपने, तो तुम एज ए यहाँ पर प्लूरल काउंट हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो वेयर, इसके बाद क्या लगेगा, वर, इसके बाद कर्ता लगाना है यानी कि सब्जेक्ट, तो वेयर वर यू, और इसके बाद यस्टरडे यानी कि कल। तो इस तरह से आपने इसको लगा के दे दिया, इस तरह से बन गया ये सेंटेंस। तो वेयर वर यू यस्टरडे, ठीक है ना। अगले वाक्य को देखो आप, ये क्या कह रहा है, वह एक चालक था, तो चालक को बोलते हैं हम बेटा ड्राइवर, ठीक है ना। तो वह आपने देखा, ये वही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह का मीनिंग होता है ही, तो ही लग गया, तो इसके बाद आपको पता ही है इसके साथ वॉज का प्रयोग करना है। तो ही वॉज अ ड्राइवर, चालक मतलब ड्राइवर, तो ही वॉज अ ड्राइवर, सिंपली इस तरह से बना के देख सकते हो आप। अगला वाक्य देखो, तुम क्यों तैयार नहीं थे, अब देखो यहाँ पर क्यों भी लगा हुआ है, नहीं भी आ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक वाक्य भी, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो आपको क्या करना है, देखो क्यों लगा है, तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच फैमिली वाला लिखना होता है, तो वाई लगा दिया। इसके बाद देखा आपने तुम लगाया, तो ये एज ए प्लूरल समझो आप इसको। आपको ये देखना है, चाहे भले ये सिंगुलर में आ रहा हो चाहे प्लूरल में काउंट हो रहा हो, आपको बस यू के साथ वर का ही यूज करना है, बस ये ध्यान रखना है। तो वाई आ गया, तो इसके साथ आपको लगाना है इसके बाद, यानी कि जो वर्ब है, तो वाई वर यू, यू लगाओगे तो वाई वर यू, इसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, वाई वर यू नॉट, और तैयार को कहते हैं हम बेटा रेडी, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लगा दोगे। तो ये दूसरे नंबर का जो वाक्य, जिस वाक्य के अंत में था थे थी आता है, उसको आप इस तरह से आराम से बना के देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा तीसरे वाक्य की, ठीक है। अब देखो बेटा हम आगे हम तीसरे वाक्य पे, ठीक है ना। तीसरे वाक्य में क्या कह रहा है ये, तो आप इसको देखोगे आप, कि जिस वाक्य में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए और वाक्य के अंत में है ही हो हूँ आ जाए, तो उस वाक्य में हम बेटा क्या करते हैं, एक वचन के साथ, जैसा कि मैंने बताया था ना, एक वचन कौन सा, ही सी इट नेम, ही शी इट नेम,
इसके साथ बेटा आपको हैज का यूज करना है, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को आपने समझा, यानी कि जिस वाक्य में किसी चीज़ का होना, यानी कि कोई चीज़ हमारे पास हो या ना हो, इस भाव को यदि वो स्पष्ट करता है तो और वाक्य के अंत में है ही हो हूँ आ जाए, तो समझ लेना कि वो तीसरे नंबर वाला वाक्य है। तो उसमें हम क्या लगाते हैं, एक वचन के साथ हैज लगाते हैं। बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव लगाना है, यानी कि वी, यू और दे, ठीक है ना। इस तरह से आपको लगाना है। अब हम कुछ वाक्यों को देखते हैं कैसे बनाना है। जैसे देखो, आप लिखा हुआ है मेरे पास कलम है। तो देखो, मैंने बोला ना कि जिस वाक्य में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए, तो मेरे पास कलम है, तो यानी कि मेरे पास कलम का होना पाया गया है, ठीक है ना। तो जब इस तरह का कोई वाक्य हो तो आप कैसे बनाओगे आप, तो मेरे मेरे का मतलब होता है आई, और आई के साथ आपको जो है ना हैव ही लगाना है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आई के साथ आपको हैव लगाना है, बस ये ध्यान रखना। तो मेरे पास कलम है तो आई हैव अ पेन, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते, देख सकते हो आप। जैसे उसके पास घड़ी है, तो उसके पास क्या है, घड़ी है, तो किसी चीज़ का होना पाया गया ना। तो इस तरह का वाक्य कैसे बनाओगे, उसके, तो उसके को हम बोलते हैं बेटा ही, ठीक है। ही लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आपको हैज का यूज करना है, ठीक है। तो ही हैज़ अ, क्या है उसके पास, वॉच, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा कि पास आ रहा है तो ये नहीं कि कहीं आप उसका कोई मीनिंग लिख दो, इस तरह से बना दो। जब ये ध्यान रखना कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, ठीक है, या नहीं भी होती है, उसके भाव को यदि वो स्पष्ट करता है कोई भी वाक्य, तो आपको समझना है कि उस सब्जेक्ट में यानी कि उस सेंटेंस में हमें हैज और हैव का यूज करना होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे देखो, राधा के पास किताब नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, राधा, ठीक है। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब राधा एक वचन करता है, तो एक वचन करता है तो इसके साथ आपको लगाना है हैज। तो ये हैज हैव का मतलब ही पास हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो राधा के पास किताब नहीं है, तो राधा हैज नॉट, ठीक है। तो राधा हैज नॉट क्या नहीं है, बुक, यानी कि किताब, ठीक है। तो राधा हैज नॉट अ बुक, अ बुक लगा सकते हो आप, ठीक है ना, इस तरह से आप। तो ये लग गया आपका। तो इस तरह से आपने इस वाक्य को बना के देख लिया, ठीक है ना। अगले वाक्य को देखो क्या कह रहा है, गाय की चार टांगे होती हैं। तो गाय के पास तो चार टांगे होती हैं ना, तो किसी चीज़ का होना पाएगा इस वाक्य में, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, काऊ, काऊ हो गया। अब इसके साथ आपको लगाना है हैज, ठीक है। तो काऊ हैज फोर, चार टांगे होती हैं तो फोर लेग्स, ठीक है ना। तो अ काऊ हैज़ फोर लेग, आ भी लगा सकते हो आप ऐसे करके। तो अ काऊ हैज़ फोर लेग्स, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर गाय, सभी गायों की बात हो रही थी, तो यहाँ पर आपको आ लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो है काऊ हैज़ फोर लेग्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं भी लगाओ तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस वाक्य को बना के देख सकते हो। अगले वाक्य को देखो क्या कह रहा है ये, मेरे दो भाई और एक बहन है। तो मेरे पास किसी चीज़ का होना पाया गया ना, यानी कि मेरे दो भाई हैं और एक बहन है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, मेरे का मतलब आई, ठीक है। और आई के साथ मैंने आपको बताया कि आपको हैव लगाना है, ठीक है। तो आई हैव, क्या क्या है मेरे पास, दो भाई, तो यानी आई हैव टू ब्रदर, तो इस तरह से आप लिख दोगे। और एक बहन है, तो एंड अ सिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वाक्य को बना के देख सकते हो। बस आपको ध्यान रखना यही है बेटा कि जिस वाक्य में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाता है और वाक्य के अंत में है ही हो हूँ आ जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तो उसी में आपको हैज और हैव का यूज करना होता है। एक वचन के साथ आपको हैज लगाना है, बहुवचन के साथ आपको हैव लगाना है। इस तरह से देख सकते हो आप इन वाक्यों को बना के, ठीक है ना। अब हम अगले चौथे यानी कि चौथे नंबर के वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, चौथे नंबर का वाक्य क्या कह रहा है। अब इसमें देखो लिखा है कि जिस वाक्य में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए और वाक्य के अंत में था थे थी आ जाए, तो उस वाक्य में हम एक वचन और बहुवचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हैड लगाना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इससे पहले वाले में क्या था कि था थे थी की जगह है ही हूँ आ जाए, ठीक है। और बात ऊपर की यही चीज़ है, यानी कि जिस वाक्य में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए और वाक्य के अंत में था थे थी आ जाए तो उसमें आपको दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करना है। कैसे करोगे आप, इसको देखो आप, मेरे पास कलम थी, पहले वाले में था मेरे पास कलम है, तो आप हैव लगा रहे थे। अब यहाँ लग गया थी, यानी कि था थे थी लग रहा है एक तरह से। तो मेरे पास, तो मेरे का मतलब होता है आई, और इसके साथ आपको बिना सोचे आपको हैड ही लगाना है। इसमें सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंगुलर हो तो भी हैड लगाना है, प्लूरल हो तो भी हैड लगाना है आपको। मेरे पास कलम थी तो आई हैड अ पेन, बस इतनी सी बात करनी है, ठीक है ना। इतने से में आपका सेंटेंस बन गया। अब अगले वाक्य को देखो आप, राजा का एक पुत्र था, तो राजा के पास एक पुत्र का होना पाया गया है, तो यानी कि राजा यानी कि द किंग, तो इस तरह से लगाओगे। इसके बाद आपको जो है वर्ब लगानी है, तो द किंग हैड क्या है, एक पुत्र, तो द किंग हैड अ सन, तो राजा का एक पुत्र है, पुत्र था। अगले वाक्य को देखो आप, उसके पास घड़ी नहीं थी, तो इसमें किसी चीज़ के ना होने की वो पाई गई है संभावना, ठीक है ना। उसके पास घड़ी नहीं थी, तो जैसे मैंने कहा ना, किसी चीज़ का होना या ना होना दोनों अवस्थाओं में आपको ये लगाना है। तो उसके का मतलब हो गया, ठीक है, ही, ठीक है ना। शी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास घड़ी नहीं थी तो ही हैड, इसके बाद आपको नॉट लगाना है, तो ही हैड नॉट अ वॉच, ठीक है। तो यानी कि उसके पास घड़ी नहीं थी तो ही हैड नॉट अ वॉच। अगले को देखो आप, अगले वाक्य को, उसे जुकाम था, तो हैड ही हैड अ कोल्ड, तो बस इस तरह से आप उसको बना के देख सकते हो। सीता के पास गुड़िया थी, तो सीता सबसे पहले आपको लिखना है, सीता कर्ता लिखना होता है, इसके बाद आपको लगाना है वर्ब। तो सीता हैड क्या है उसके बाद, गुड़िया, तो सीता हैड अ डॉल। तो इस तरह से इस वाक्य को बना के आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप आराम से इसको समझ सको, ठीक है ना। अब हम अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। अगले वाक्य को देखो बेटा आप, ये क्या कह रहा है कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आदि आ जाए, ध्यान रखना, ठीक है, जिस वाक्य के लास्ट में गा गे गी आ जाए तो उस वाक्य में, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि उस वाक्य के भाव से ना ये स्पष्ट हो कि जो दी गई स्थिति है वो भविष्य में भी बनी रहेगी, यानी कि, ठीक है ना। तो समझ लेना कि उस वाक्य में हम ये ध्यान रखना है कि आपको आई वी के साथ आपको ना बेटा शैल बी का यूज करना है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ आपको शैल बी लगाना है। बस ये ध्यान रखो कि बेटा आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी जो भी सब्जेक्ट आए, सेकंड थर्ड पर्सन जो भी आए, उसके साथ आपको विल बी का यूज करना है। आई वी के साथ शैल बी, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी का आपको यूज करना है, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या कहा, कि वाक्य के लास्ट में आपका गागेगी आ जाए और वाक्य के भाव से ये लगे कि वो जो स्थिति है वो भविष्य में बनी रहेगी। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो तब समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैं खुश रहूँगा, तो यानी कि भविष्य में वो आगे अब खुश ही रहेगा। तो इस स्थिति में आपको कैसे इस वाक्य को बनाना है, मैं खुश रहूँगा, तो आई, और इसके साथ आपको शैल बी तो लगाना ही है, तो आई शैल बी हैप्पी, ठीक है। तो यानी कि भविष्य में वो खुशी रहेगा, तो आई शैल बी हैप्पी, ठीक है। अगले वाक्य को देखो, रीता एक नर्स बनेगी, तो यानी कि आने वाले टाइम में रीता जो है एक नर्स बनेगी, ठीक है ना। तो रीता, तो सबसे पहले आपने लिखा रीता। अब रीता जो है वो थर्ड पर्सन है, मैंने कहा ना आई वी के साथ ही आपको शैल लगाना है, बाकी सबके साथ विल भी लगाना है। तो रीता विल बी अ नर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको बना देना है, तो रीता विल बी अ नर्स। अगले वाक्य को देखो आप, वह महान आदमी बनेगा, यानी कि आने वाले भविष्य में वो बना रहेगा, यानी कि ये स्थिति उसकी हमेशा रहेगी। तो वह महान आदमी बनेगा, तो ही, और ही के साथ आपको लगाना है विल बी, तो ही विल बी अ ग्रेट मैन, यानी कि महान आदमी, तो ही विल बी अ ग्रेट मैन, वह महान आदमी बनेगा।
अगले वाक्य को देखो आप, वे लोग ईमानदार रहेंगे यानी आने वाले टाइम पे, तो वो भविष्य में स्थिति बनी रहेगी। और गागेगी आपको देख ही रहे हो पीछे लगा हुआ है, तो इसको इसी तरह से आपको ट्रांसलेट कर देना है। तो वे लोग तो यानी कि दे, तो दे के साथ आपको लगाना है विल बी। तो दे विल बी, ईमानदार को हम क्या कहते हैं, ऑनेस्ट। ठीक है, तो दे विल बी ऑनेस्ट। तो इस तरह से आप इस वाक्य को बना के देख सकते हो। अब एक चीज़, अब ये देखो बेटा, दो वाक्य जो मैंने लास्ट में दिए, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, लेकिन इसमें ना अगर ध्यान रखना कि जब कोई डिटर्मिनेशन आ जाए, कोई चीज़ इस तरह का जो इम्पेरेटिव भाव को दिखाता हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस को दिखाता हो, तो उसमें हमें क्या करना होता है बेटा, ये ना जो शैल विल और विल भी जो है वो चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब इस तरह का कोई हो, सर्टेनिटी को दिखाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आई वी के साथ विल भी कर देंगे और बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ शैल भी कर देंगे। ठीक है, तो जैसे देखो, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, तो आपको ये पता है कि मैं, और वैसे तो हम नॉर्मली लगाते थे आई के साथ शैल भी, लेकिन यहाँ शैल भी नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बात सर्टेनिटी की आ रही है, नहीं आवश्यक, अवश्य। तो आई विल भी आपको इसको करना है। ठीक है, तो आई विल बी रेडी। ठीक है, इस तरह से इसको बनाना है, क्योंकि पक्की बात कह रहा है कि मैं तो अवश्य तैयार रहूँगा। ठीक है, तो आई विल बी रेडी हो जाएगा इसका मतलब। इसी तरीके से देखो, वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे, यानी कि वो सर्टेनिटी को दिखा रहे हैं। तो वे को हम बोलते हैं इंग्लिश में दे। वैसे तो आप इसमें लगाते विल भी, लेकिन सर्टेनिटी है तो इसलिए यहाँ पर हमें इसको शैल भी लगाना है। तो दे शैल बी प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि उपस्थित रहेंगे, तो दे शैल बी प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह से बेटा इन वाक्यों को आप बना के देख सकते हो। ठीक है ना, तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो बेटा इसको लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ मुझे कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना, और बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके बेटा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस वीडियो को देख सकें, यानी कि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है ना, तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके।